नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ सबसे पहले इस चैनल पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा डे ऑफ द सीफर या नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन नाविकों के दिन के रूप में कौन सा जो है मतलब नाविकों के लिए जो दिवस समर्पित किया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने, तो वो कौन से दिन मनाया जाता है, ये हमें यहाँ से बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 25 जून को। हर साल 25 जून को डे ऑफ द सीफर मनाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जो दिवस है ये समुद्री परिवहन का संचालन करने वाले जितने भी सिपर्स हैं, जितने भी नाविक हैं, जितने भी जो हमारे जो शिप हैं जिनमें उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको जो है ये समर्पित है। ठीक है, ये दिवस। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस बार जो हमारे जितने भी जो लोग समुद्रीय क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग शिप पे काम करते हैं, चाहे वो परिवहन से रिलेटेड हो या फिर वो जो सामान ढोने वाले जहाज़ हो बड़े, तो उन सब चीज़ों के उन लोगों के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो जो है काफ़ी लंबे टाइम तक समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको कई जो देश हैं वो अपने वहाँ एंट्री नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए चिंता व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस बार उनके लिए एक अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है सेफर्स आर की वर्कर्स। ठीक है, तो लोगों से कहा जा रहा है, दुनिया के मतलब विभिन्न देशों से कहा जा रहा है कि जो भी मतलब जो समुद्री नाविक हैं उनको अपने देश में जो है आने दिया जाए। ठीक है, अब भाई कोई इंसान यहाँ से यूएस में फंसा हो, भारत का समुद्री जो मतलब काम करता हो जहाज़ में, तो उनके जहाज़ को अगर किनारे पे नहीं आने दिया जाएगा तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब पूरा जो संयुक्त राष्ट्र है वो यही चाहता है कि सभी जो सीपर्स हैं उनको अच्छे से मतलब जो है लोग ट्रीट करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि भारत के बाहर पहली बार किस देश में योग यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। भारत के बाहर पहली बार योग यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला है वो रखी गई है अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में जो ये योग यूनिवर्सिटी है इसका नाम रखा गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय या फिर विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, और ये लॉस एंजलिस में स्थित है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिकारी और प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र होंगे। ठीक है, तो इसी फाउंडेशन के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर देखा जाए योग के क्षेत्र में जो है काफ़ी उन्नति हम कर रहे हैं। पूरे विश्व में जो है योग को कहीं ना कहीं एक जो है अच्छे तौर पे मतलब अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत को भी जो है काफ़ी इससे प्रसिद्धि मिल रही है, क्योंकि भारत ही जो है योग का एक केंद्र है। ठीक है, तो पहली जो यूनिवर्सिटी है भारत के बाहर योग की वो अमेरिका में खोली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जून 2020 में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बनाए गए हैं संजय कुमार। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इससे पहले जो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव थे उनका नाम था अजोय मेहता, जो कि 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, और अजोय मेहता को जो है वो अब मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अजोय मेहता की जगह पर अब महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव होंगे वो होंगे संजय कुमार, और मुख्यमंत्री हैं जो उद्धव ठाकरे जी, उनके जो प्रधान सलाहकार होंगे उनका नाम होगा अजोय मेहता, जो कि इससे पहले मतलब वर्तमान में जो है मुख्य सचिव हैं। ठीक है, 30 जून को ये रिटायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा कि जून 2020 में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि कुशीनगर एयरपोर्ट। इसके बारे में मैंने डिटेल से नहीं लिखा है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, 2-3 बार।
अखिलेश यादव की सरकार से ही जो है ये चीज़ पेंडिंग चल रही थी। उस वक्त पहली बार ये चीज़ सामने निकल के आई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा कुशीनगर एयरपोर्ट को। फिर बाद में कई चीज़ें इसमें परिवर्तन हुआ, काफ़ी डिले हुआ और अब फाइनली केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है कि जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा जब इसको मिल जाएगा तो ये जो एयरपोर्ट है यहाँ से इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं वो भी भरी जा सकती हैं, यानी कि कुशीनगर से जो है बाहर देशों के लिए भी उड़ानें भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो वही होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, कि जून 2020 में जोएल शुमाकर का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। जोएल शुमाकर प्रसिद्ध हॉलीवुड निदेशक थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोएल शुमाकर ने अपने फिल्मी करियर में फॉलिंग डाउन, द लॉस्ट बॉय और बॉयल और बैटमैन तो काफ़ी फेमस मूवी है, 2 पिक्चरें आई थी इस सीरीज़ की, तो इन फिल्मों का जो है निर्देशन किया था इन्होंने और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, जोएल शुमाकर का। ठीक है, हॉलीवुड के फेमस निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जून 2020 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? देविका और पुनेजा ब्रिज का जो उद्घाटन है वो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने किया है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो देविका पुल है, ठीक है, उसको जो है माफ़ करिएगा, हाँ ठीक है, देविका पुल को जो है उधमपुर में देविका नदी पर बनाया गया है। इस पुल की जो लंबाई है वो है 10 मीटर और इसको सीमा सड़क संगठन के द्वारा 15 महीने में तैयार किया गया है। जबकि डोडा जिले में जो पुनेजा पुल है, ये पुनेजा झरने पर बनाया गया है ये पुल, और इस पुल की जो लंबाई है वो है 50 मीटर और इसको बनाने में 36 महीने का समय लगा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, याद रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है? एक टू खेलो और एक टू पढ़ो, ये योजना किस राज्य में शुरू की गई है, हमें ये बताना है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द जो है एक वीडियो में बना के, एक लंबी वीडियो बनेगी, उसमें हम लोग सभी राज्यों की योजनाओं को डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो जल्दी कोशिश करूंगा वो वीडियो में मैं अपलोड कर दूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है फिलहाल में, त्रिपुरा जो है इसका सही आंसर है। एक टू खेलो और एक टू पढ़ो जो योजना है वो त्रिपुरा में शुरू की गई है और इस योजना के तहत व्हाट्सएप और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आजकल विभिन्न स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं होमवर्क बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से और एसएमएस करके, ठीक है, तो उसी तरीके का ये ऐप है जिसमें कि आपको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे और टास्क आपको कंप्लीट करके वापस जो है फॉरवर्ड करने होंगे। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगर मैं आपको त्रिपुरा ले चलूँ तो मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि त्रिपुरा जो है वो कौन कौन से राज्यों से लगा हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा जो है ये येलो कलर का आप देख रहे होंगे, ये असम की सीमा है। तो असम की सीमा जो है त्रिपुरा से लगती है। इसी तरीके से मिज़ोरम की सीमा भी त्रिपुरा से लगी हुई है। साथ ही साथ ये कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, जो कि काफ़ी लंबी सीमा रेखा जो है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, तो 2 राज्य और एक आपका देश जो है वो त्रिपुरा से लगा हुआ है। राजधानी कहाँ है त्रिपुरा की? अगरतला। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि जून 2020 में किस देश ने एनटीपीसी के साथ 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना के विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि माली गणराज्य। अभी रिसेंटली माली गणराज्य ने एनटीपीसी के साथ 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना के लिए समझौता किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अनुबंध हुआ है ये 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क को बनाने को लेकर हुआ है। ये जो सौर पार्क है इसकी स्थापना माली गणराज्य में किया जाएगा। एनटीपीसी काफ़ी फेमस कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है। वर्तमान में 62,110 मेगावाट की जो है इसकी क्षमता है। ठीक है, तो ये भारत में एक अग्रणीय वैश्विक बिजली प्रबंधन कंपनी है। इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है सौर ऊर्जा से रिलेटेड काम करने में। ठीक है, तो याद रखिएगा माली गणराज्य ने अभी रिसेंटली एनटीपीसी के साथ समझौता किया है 500 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करने के लिए।
अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माली गणराज्य की, तो माली गणराज्य की राजधानी है बमाको और यहाँ की जो मुद्रा है वो है CFA फ्रैंक। इसके बाद हम लोग अगला कोई, हाँ ठीक है, मैप यहाँ पर है हमारे पास, तो हम लोग मैप भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये अपना इंडिया है और यहाँ पर आपको माली पड़ेगा, ठीक है, अफ्रीका में। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसके आसपास के जो देश हैं वो भी हमको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ये पूरा आपका जो है ये माली पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने OBC आयोग के कार्यकाल को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि 6 माह के लिए। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने OBC आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बेसिकली जो OBC आयोग है अपना, उसमें सरकार ने मतलब जो है जो OBC के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं उनको, उनके जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर जो है मतलब समाधान करने को लेकर इसको काम सौंपा गया है, ठीक है। यानी कि OBC जो है, OBC वर्ग, उसके अंतर्गत जो विभिन्न मुद्दे हैं उनका सल्यूशन ढूंढने के लिए जो है OBC आयोग को काम दिया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से OBC आयोग काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये सभी काम जो है पेंडिंग रह गए। अब OBC आयोग को ये काम दिया गया है कि वो अपना ये काम पूरा करे। जो OBC, जो पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो काम हैं, जो OBC वर्ग के अंतर्गत जो विभिन्न वर्गीकरण हैं और उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करे, और इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है। तो OBC आयोग का जो कार्यकाल है वो 31 जनवरी 2021 तक यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, कि जून 2020 में किसके द्वारा E-ब्लड सर्विसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। E-ब्लड सर्विसेज नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो रिसेंटली अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ऐप का उद्देश्य ऐसे लोगों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे अपना जो ब्लड है वो चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं उनका सारा ध्यान कोविड-19 पे जो है केंद्रित है, जिसकी वजह से जो हमारे अन्य जो पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी समस्या बन रही है। तो इसी वजह से जो है E-ब्लड सर्विसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, लोगों को नियमित ब्लड मिल पाए। इसके अलावा लोग जो है ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं इस ऐप की मदद से, ठीक है। उनको मतलब सभी जानकारी मिल जाएगी कहाँ पर जाके जो है वो डोनेट कर पाएंगे। इस ऐप को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत लॉन्च किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। आज ही का दिन था जब भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, और आज मतलब कि 25 जून, और जो सन था वो था 1983, ठीक है। तो भारत ने 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था लॉर्ड्स के क्रिकेट स्टेडियम में। किसकी कप्तानी में जीता था, तो ये जीता था कपिल देव जी की कप्तानी में। 37 साल पूरे हो चुके हैं जब हमने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, कि जून 2020 में किस सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि दिल्ली सरकार। अभी रिसेंटली दिल्ली सरकार ने एक फ़ैसला किया है जिसके तहत हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग करने का जो है आदेश दिया गया है। यानी कि यहाँ पर दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बढ़ चुके हैं कोरोना वायरस की, तो अब जो है लोगों के घर घर जाकर चेकअप किया जाएगा, ठीक है। और 6 जुलाई तक का लक्ष्य रखा गया है। 6 जुलाई तक जो है घर घर जाकर जो है स्क्रीनिंग करने की योजना बनाई है दिल्ली सरकार ने। सो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए कल का प्रश्न था कि किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नामक जो ऐप है वो मुंबई में लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है।
और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।